नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, पिछला जो सेशन था हमने उसमें किशनगढ़ का एक छोटा सा इतिहास था, राठौड़ों का, वो देखा था। उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो क्या था, आमेर का जो कछवा राजवंश था। तो जो किशनगढ़ के जो राठौड़ राजवंश था, उसमें हमने देखा कि जो किशनगढ़ जो क्षेत्र था, कौन सा, किशनगढ़, ये जो किशनगढ़ है, इसकी स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने। किसने की थी? किशन सिंह ने। कब की थी? 1609 में। 1609 में। मुगल बादशाह कौन था इस समय? जहांगीर। यानी कि जहांगीर के समय 1600, जहांगीर के समय 1609 के अंदर किशन सिंह ने किशनगढ़ शहर है वो क्या है, बसाया था। यानी कि किशनगढ़ में राठौड़ों की जो शाखा थी उसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ये जो किशन सिंह था, ये मोटा राजा उदय सिंह है उसका क्या था, बेटा था। और इसका जो शासन काल देखने को मिलता है वो 1609 से लेके 1615 के बीच का जो टाइम पीरियड है, शासन काल आता है, वो किसका आता है? किशन सिंह का आता है। उसके बाद अगला जो शासक था वो कौन था? रूप सिंह। कौन था? रूप सिंह। ये जो रूप सिंह था, इसने क्या किया, इसका शासनकाल की यदि हम बात करें तो 1643 से लेके 1658, कब? 1643 से लेके 1658 का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? रूप सिंह का आता है। इसने किस किले का निर्माण करवाया? एक तो रूपनगढ़ का जो किला है उसका क्या करवाया था? रूप सिंह ने निर्माण करवाया था। जब सामूगढ़ का युद्ध होता है, कौन सा? सामूगढ़ का युद्ध 1658। कौन सा युद्ध? सामूगढ़। सामूगढ़ का कब? 1658। सामूगढ़ का जो युद्ध होता है 1658, उसमें ये दारा की तरफ से क्या है, लड़ता है। किसकी तरफ से लड़ता है? दारा की तरफ से लड़ता है, और लड़ता हुआ क्या हो जाता है, मारा जाता है। अर्थात किस युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है? सामूगढ़ का जो युद्ध होता है उसमें रूप सिंह है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रूप सिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? राज सिंह बनता है। 1706 से लेके 1748, यानी कि अगला शासक कौन आता है? राज सिंह। यदि हम इसके कार्यकाल की बात करें तो 1706 से लेके 1748, 1706 से लेके 1748 का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? राज सिंह का आता है। इसने भी क्या है, जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष था, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है, उसमें ये किसका साथ देता है? मुअज्जम का साथ देता है। किसका साथ देता है? मुअज्जम का साथ देता है। इसने क्या है, राज सिंह है, राज सिंह की क्या है, पुस्तकें, मतलब दो पुस्तकें हैं। एक पुस्तक का क्या नाम है? बाहुविलास, और दूसरी कौन सी है? रसपाय। रसपाय और बाहुविलास है वो किसकी पुस्तकें हैं? राज सिंह की पुस्तकें हैं। क्या नाम है? एक तो बाहुविलास, बाहुविलास, और एक पुस्तक है उसका क्या नाम है? रस पाए। रस पाए। ये जो दोनों पुस्तकें हैं ये किसकी हैं? राज सिंह की हैं। एक बाहुविलास और दूसरी कौन सी है? रस पाए है। यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक दरबारी विद्वान है जिसका क्या नाम है? वृंद। वृंद। ये जो वृंद है, वृंद ने पुस्तक लिखी थी सत्य स्वरूप। क्या, कौन सी पुस्तक लिखी थी? सत्य स्वरूप पुस्तक लिखी थी, जो कि क्या जानकारी देती है? सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप पर ये जानकारी देती है मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की। किसकी? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है उसकी क्या है, जानकारी देते हैं। पुस्तक का क्या नाम है? सत्य स्वरूप है। साथ ही एक और दरबारी विद्वान था जिसका नाम क्या था? सूरज ध्वज। कौन सा? पहला वृंद था और दूसरा कौन सा है? सूर ध्वज। ये जो सूर ध्वज है ये क्या है? ये एक चित्रकार था। सूर ध्वज क्या था? चित्रकार था। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है सावंत सिंह। जिसे, जो सावंत सिंह है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नागरी दास के नाम से। तो अगला जो शासक है वो कौन बनता है? सावंत सिंह। ये वही सावंत सिंह है जिसके समय जो मशहूर जो बड़ी ठनी का जो चित्र है वो भी क्या है, इसी जो सावंत सिंह नागरी दास है इसके टाइम में क्या है, देखने को मिलता है। यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1748 से लेके, टाइम पीरियड 1748 से लेके 1764 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? सावंत सिंह का है। ये जो सावंत सिंह है ये वल्लभ संप्रदाय, कौन सा? वल्लभ संप्रदाय का क्या था, ये अनुयायी था। वल्लभ, वल्लभ संप्रदाय का क्या था? अनुयायी था। कौन? सावंत सिंह।
ये इसने क्या है अपना नाम बदल कर, इसने क्या है कालांतर में क्या अपना नाम बदल लेता है और क्या निकलवाता है, नागरीदास। नागरीदास, नागरीदास के नाम से क्या होता है, ये प्रसिद्ध होता है। नागरीदास के नाम से क्या होता है, ये प्रसिद्ध होता है। किस नाम से, नागरीदास, नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध होता है। फिर यदि हम इसकी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों की बात करें तो पुस्तक का नाम क्या है, मनोरथ मंजरी और रसिक रत्नावली और देहा दशा, देहा दशा। इसकी एक प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम क्या था, फिर ये विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया कौन है, ये इसकी प्रेमिका है, किसकी, सावंत सिंह की, जो कि ये इसी को क्या कहते हैं, बनी ठनी, बनी ठनी। यही जो प्रेमिका है जो कि क्या बनी ठनी के नाम से जानी जाती है। और इसने क्या है, रसिक बिहारी, ये जो बनी ठनी है, जो विष्णु प्रिया है, ये रसिक बिहारी नाम से क्या लिखती थी, कविताएं लिखती थी। किस नाम से, रसिक बिहारी, रसिक बिहारी है उसके नाम से क्या लिखती है, ये कविताएं लिखती है। और अंत में क्या, अंत के दिनों में ये जो सावंत सिंह ये कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं। अगला शासक है वो बनता है कौन, कल्याण सिंह। 1798 से लेके 1818, 1838 और 1818 में ये क्या कर लेता है, अंग्रेजों से संधि कर लेता है। उसके बाद अगला जो यहाँ तक क्या है, किशनगढ़ का इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। और अगला क्या है, आमेर, आमेर बोल दो या फिर जो कछवा जो राजवंश है उसमें, तो जो कछवा वंश है, कछवा वंश है उसका जो नाम है वो क्या है, भगवान श्री राम के पुत्र कुछ, जो कुश है, कुश के नाम पर क्या इसका नामकरण है वो क्या होता है, कछवा होता है। और ये है भगवान श्री राम के क्या थे, वंशज थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया था, रघुकुल तिलक कहा गया था। क्या, रघुकुल तिलक कहा गया था। ये जो जानकारी है, ये जो कछुओं की ये जो जानकारी है, ये कौन देता है, एक आमेर का अभिलेख है। कौन सा, आमेर का अभिलेख है, आमेर अभिलेख। आमेर अभिलेख ये कब का है, 1612 का, 1612 का आमेर अभिलेख है वो क्या है, ये जानकारी देता है कि ये जो कछुआ है वो भगवान श्री राम की क्या है, वंशज है, और इसलिए इन्हें क्या है, रघुकुल तिलक कहा जाता है। फिर यदि हम इनकी जो कछुआ है, कछुआ की यदि रियासतों की बात करें, यदि हम इनकी रियासतों की बात करें तो राजस्थान में इनकी दो रियासतें थी, एक तो ही आमेर और दूसरे कहाँ के कछुआ पढ़ेंगे हम, अलवर के। आमेर और अलवर है, इनके कछुआ हैं वो क्या, यहाँ जो कछुआओं के क्या थे, दो प्रमुख केंद्र थे, एक आमेर और एक वो तेरा आपका अलवर। तो सबसे पहले आमेर के कछुआ वंश, आमेर के कछुआ वंश की बात करें यदि हम, आमेर के कछुआ वंश, आमेर के कछुआ वंश है उसमें हमने देखा कि जो दुल्ले राय है, दुल्ले राय है जिसका वास्तविक नाम क्या था, तेजकरण था। 1137 में, कौन, दुल्ले राय, यही दुल्ले राय किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तेजकरण। तेजकरण क्या था इसका वास्तविक नाम, वास्तविक नाम। ये 1137 में, कब, 1137 में नरवर से कहा आया था, नरवर से आया था, कहां से, 1137 में नरवर से आया था। कहां से आया था, 1137 में ये नरवर से आया था। और इसने क्या है, बड़गुजरों को हराकर, बड़गुजर जो राजपूत है उनको हराकर ये किस पर कब्जा कर लेता है, दोसा पर अधिकार कर लेता है। किनको हराकर, बड़गुजरों को, बड़गुजरों को क्या कहता है, हराता है और किस पर अधिकार कर लेता है, दोसा पर अधिकार कर लेता है। और दोसा को क्या है, कछुआओं की क्या बनाता है, फर्स्ट राजधानी, पहली राजधानी है वो किसे बनाता है, दोसा को बनाता है। किनकी, कछुआओं की पहली राजधानी है वो क्या है, दोसा को बनाता है। उसके बाद अगली ये क्या है, जो मीणा थे, कहाँ के, रामगढ़ के मीणा है उनको हराता है। और जो रामगढ़ है, रामगढ़ में किसकी, जो कछुआओं की क्या है, दूसरी राजधानी बनाता है। और जो जमुआई माता है, जो अपनी कुलदेवी जमुआई माता है उसके मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, कोकिल देव। कोकिल देव है वो, कोकिल देव, कोकिल देव ने क्या किया कि 1207 में, कब, 1207 में
इसने क्या किया, मीणाओं को हराकर, पहले क्या आमेर पर मीणाओं का अधिकार था, तो इसने मीणाओं को हराकर क्या कर लिया, आमेर पर अधिकार कर लिया और आमेर को क्या है तीसरी राजधानी बनाता है, आमेर को तीसरी राजधानी। इस तरीके से कछवाओं की कितनी राजधानियां देखी हमने, तीन देखी है। पहली देखी थी वो दौसा, जिसे किसने बनाया था, दुल्ले राय ने बनाया था। फिर दुल्ले राय ने दूसरी राजधानी बनाया था, वो किसे बनाया था, रामगढ़ को बनाया था, जहां जमुई माता उसका नाम जो मंदिर है वो बनवाया था। और कोकिल देव है, कोकिल देव ने क्या मेर के जो आमेर की जो मीणा है, आमेर के मीणाओं को हरा पर आमेर पर अधिकार कर लेता है और आमेर को क्या बनाता है, अपनी तीसरी राजधानी बनाता है। आमेर को क्या बनाता है, तीसरी राजधानी बनाता है। साथ ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या करता है, अंबिकेश्वर, किसका, अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाता है। आमेर में किसका, अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर मंदिर है उसका क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। कौन करवाता है, कोकिल देव। उसके बाद अगला जो शासक है वो कौन बनता है, राजदेव। राजदेव क्या करता है, कदमी जो महल है, कौन से महल, कदमी महल, कदमी महल, कदमी महलों का क्या करवाता है, ये निर्माण करवाता है। कौन, राजदेव, राजदेव, राजदेव और कदमी महलों का निर्माण करवाता है। ये जो कदमी महल है, यहाँ क्या होते हैं, जो राजा थे, कौन से, जो आमेर के जो राजा थे, उनका क्या होता था, यहाँ पर राज तिलक होता था। कौन से महल में, कदमी महल है उनमें होता था, और जिनका निर्माण है वो किसने करवाया था, वो राजदेव है, राजदेव ने करवाया था। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो हमने कौन सा देखा था, भारमल। कौन सा देखा था, भारमल। भारमल है, इसके लिए हम जो कार्यकाल है उसकी बात करें तो ये 1547 से लेके कब, 1547 से लेके 1573, कब का, 1547 से लेके 1573 तक ये किसका है, भारमल का कार्यकाल होता है। और भारमल है वो उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था, अकबर था। भारमल है वो क्या अकबर से मिलना चाहता है, मुगलों की क्या अधीनता स्वीकार करना चाहता था। तो ये पहले मजनू खां की सहायता लेता है, लेकिन क्या है, और उसके बाद में जो चंगताई खान है उसकी सहायता से सांबर के अंदर है, ये क्या है, उससे अकबर से क्या मुलाकात करता है और मुगलों की क्या कर लेता है, अधिकार जो अधीनता है वो स्वीकार कर लेता है। कब, 1562 में मिलता है, 1562 में, 1562 में अकबर के साथ क्या है मिलता है, कहां पर, सांबर में, सांबर में मिलता है 1562 में, और क्या कर लेता है, मुगलों की अधीनता क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, क्या, अधीनता स्वीकार कर लेता है। यानी कि मुगलों के साथ क्या कर लेता है, ये संधि कर लेता है। साथ ही संधि की शर्त के तहत ये क्या करता है, विवाह करता है। क्या करता है, विवाह करता है। इसकी एक राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी है उसका क्या नाम था, राजकुमारी है जिसका नाम था हरखाबाई। हरखाबाई है, हरखाबाई का विवाह करता है अकबर के साथ। क्या, अपनी राजकुमारी हरखाबाई है, हरखाबाई का विवाह कर देता है किसके साथ, अकबर के साथ। और उसकी जो उपाधि है, हरखाबाई की उपाधि है वो कौन सी है, मरियम उजमानी। मरियम उजमानी के नाम से हरखाबाई प्रसिद्ध होती है। और एक बेटा होता है जिसका नाम क्या था, जहांगीर था। फिर जब ये अधीनता स्वीकार करता है मुगलों की, तो अकबर है उसे 5,000 का क्या बना देता है, मनसबदार। 5,000 का क्या बना देता है, इसे मनसबदार बना देता है। 5,000 का क्या बना देता है, इसे मनसबदार बना देता है। कौन बना देता है, अकबर। अकबर 5,000 का क्या बना देता है, मनसबदार बना देता है। साथ ही उसमें हम देखते हैं कि ये कछवाहा राजवंश का पहला राजा था जिसने क्या की थी, मुगलों की क्या अधीनता स्वीकार की थी। या फिर बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं कि राजस्थान का पहला राजा था जिसने क्या की थी, मुगलों की अधीनता है वो क्या की थी, स्वीकार की थी। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है, भगवंत दास। भगवंत दास, ये जो भगवंत दास है, यदि हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1573 से लेके कभी, 1573 से लेके 1589, 1573 से लेके 1589 का जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है, भगवंत दास है उसका आता है। ये जो भगवंत दास है, भगवंत दास है, इसे भी क्या है, अकबर है वो क्या करता है, 5,000 का तो क्या दे देता है, मनसबदार। मनसबदार कितने का, 5,000 का, 5,000 का क्या देता है, मनसबदार। और क्या, एक उपाधि देता है जिसका क्या नाम है, अमीर उल उमरा। एक उपाधि देता है, कौन सी, अमीर उल उमरा।
यही उपाधि है वो किसे अमीर उल उमरा है। अमीर उल उमरा की उपाधि भी किसे देता है? भारमल को। भारमल को भी एक बार क्या है 5,000 के मनसब के साथ एक उपाधि देता है। वो कौन सी देता है? अमीर उल उमरा की। कौन सी? अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा। उमरा है वो किसे? सामंतों को कहते हैं। तो सामंतों में जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि अमीर उल उमरा की उपाधि वो भारमल को भी देता है और किसे भगवंतदास है उसको भी देता है। फिर ये क्या है जो सरनाल सरनाल है। सरनाल में जो मिर्जा, जो इसके भाई होते हैं अकबर के, जो मिर्जा भाई होते हैं, मिर्जाओं का क्या करता है? मिर्जाओं का दमन करता है। जो मिर्जा विरोध होते हैं, मिर्जा विरोध को क्या कर दबाता है? मिर्जा विद्रोह, विद्रोह को क्या करता है? ये दबाता है। कौन? भगवंत दास। भगवंत दास को क्या भेजता है? और इसलिए ये कहा जो मिर्जा विद्रोह है इनको दबाने जाता है, तो जो अकबर है वो खुश होता है और इसे क्या देता है? एक तो नगाड़ा भेंट करता है और एक क्या भी देता है? झंडा। यानी कि नगाड़ा, नगाड़ा व झंडा है वो कौन कौन भेंट करता है इसे? अकबर है वो भेंट करता है। और साथ ही इसे क्या कहाँ का गवर्नर बनाता है? पंजाब का गवर्नर। कहाँ का? पंजाब का। पंजाब का गवर्नर है वो कैसे बनाया जाता है? इसकी एक राजकुमारी थी, भगवंत दास की एक राजकुमारी थी जिसका क्या नाम था? मानबाई। मानबाई। ये अपनी जो राजकुमारी थी मानबाई, मानबाई का विवाह किससे करता है? जहांगीर से करता है। किससे करता है? जहांगीर से करता है। और इसे क्या है उपाधि मिलती है? वो क्या है? शाह ए बेगम। मानबाई को उपाधि दी जाती है, उसका क्या नाम है? शाह ए बेगम। शाह ए बेगम है वो किसकी उपाधि थी? मानबाई की उपाधि थी। और इससे एक जागीर और मानबाई को क्या है? मानबाई को क्या है कि बेटा प्राप्त होता है जिसका क्या नाम था? खुसरो। बेटा है वो कौन सा प्राप्त होता है? खुसरो। जागीर था वो दारूडिया था। मानबाई है उससे क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है जागीर के शराब से और क्या कर लेती है? मानबाई आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है? आत्महत्या, सुसाइड कर लेती है मानबाई। किससे? जागीर की जो दारू पीने की जो आदत थी उससे क्या परेशान होकर मानबाई क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। फिर भगवंत दास के बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? मान जो मान सिंह। मान सिंह है। मान सिंह क्या बनता है? जो अगला शासक बनता है। तो मान सिंह, मान सिंह, ये मान सिंह जब छोटा था तभी से क्या है मुगलों के साथ क्या है? मुगलों के उसमें आ जाता है। और इसके यदि हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 1581 से लेके नहीं सॉरी सॉरी, मान सिंह 1589 से लेके 1614, 1589 से लेके 1614 के बीच जो टाइम पीरियड है वो किसका आता है? मान सिंह का आता है। मान सिंह को क्या है उपाधि थी? मान सिंह यदि उपाधि की बात करें तो एक क्या थी? मिर्जा राजा। एक तो मिर्जा राजा की थी और एक उपाधि थी वो किसकी थी? फरजंद की। फरजंद का अर्थ क्या होता है? बेटा। फरजंद का अर्थ क्या होता है? बेटा होता है। और ये जो उपाधि है, फरजंद की जो उपाधि है वो किसने दी थी इसे? अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी। यानी कि अकबर है वो मान सिंह को क्या मानता है? अपने बेटे के समान है वो मानता है। फिर यदि हम बात करें तो जो मान सिंह है, कौन? मान सिंह है, ये आमेर का जो अभिलेख है जो कि कब का? 1600, आमेर अभिलेख है। आमेर अभिलेख जो कि 1612 का है। कब का है? आमेर अभिलेख 1612 का है। वो क्या बताता है कि उसके अनुसार ये जो 1612 के आमेर अभिलेख के अनुसार मान सिंह है, ये कौन? मान सिंह है वो क्या है? बेटा है किसका? भगवंत दास का। ये जानकारी कौन देता है? आमेर अभिलेख है वो जानकारी देता है कि भगवंत दास है उसका बेटा है वो कौन है? भगवंत दास का बेटा कौन है? मान सिंह है। ये जानकारी कौन देता है? आमेर का अभिलेख देता है। फिर जब राज तिलक हुआ था इसका, कब? जब राज तिलक हुआ था,
राज तिलक हुआ था तो तब तो इसके पास कितनी थी, 5,000 की मनसब थी। कितने की थी, 5,000 की मनसब थी। लेकिन 1605 में, कभी 1605 में इसे बढ़ाकर वो कितनी कर दी जाती है, 7,000 कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है, 7,000 कर दी जाती है। एकमात्र जो राजा है जिसे क्या 7,000 की मनसब दी जाती थी। जबकि मोस्टली जो 7,000 की मनसब है ये मुगल है वो क्या अपने जो बेटे थे उनको क्या देते हैं। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने इसे 3 जगह का गवर्नर बनाया। पहला काबुल का, फिर बिहार का और बंगाल का। कहाँ का, काबुल, बिहार और बंगाल। फिर काबुल का जो ये जब काबुल अभियान पे रहता है तो काबुल में कब तक, 1581 से लेके 86 तक काबुल, काबुल 1581 से लेके 86 तक, 1581 से 86 तक 5 वर्ष तक कहां पर रहता है, काबुल अभियान तक रहा। काबुल अभियान है वहां पर गया गया होता है। और ये यहाँ पर अकबर का सौतेला भाई था कौन, मिर्जा हाकिम। मिर्जा हाकिम को क्या करता है, हराता है, 5 कबीलों को हराता है। और जब ये 5 कबीलों को हराता है तो जो आमेर का जो झंडा था, 5 किलो को हराने के कारण इसे 5 कबीलों को, तो इसे क्या पंचरंगा, पंचरंगा कर दिया। पहले कैसा था, पहले सफेद जो झंडा होता था और उस पर क्या है कि झाड़ी, एक क्या झाड़ी का जो क्या होता था, चिन्ह होता था, पहले ऐसा था। और जब ये बंगाल अभियान पे जाता है और 5 कबीलों को हराता है तो अपना जो झंडा है वो क्या कर लेता है, पंचरंगी कर लेता है। फिर बिहार, जब ये बिहार का गवर्नर होता है, जब बिहार गया हुआ होता है तो ये क्या करता है, एक तो पूर्णमल जो कि कहाँ का था, गिदौर का था। कहाँ का, गिदौर के, तो पूर्णमल को हराता है। अनंत चेरू जो कि कहाँ का था, गया का था। और रामचंद्र देव जो कि कहाँ था, खुर्दा का। खुर्दा का रामचंद्र जो देव था उसे हराता है। ये कहां पर, बिहार अभियान में। फिर जब बंगाल अभियान, इसने जब बंगाल अभियान पे जाता है तो बंगाल में क्या है, ये बंगाल का एक शासक था जिसका नाम क्या है, केदार। केदार, केदार के साथ क्या करता है, ये युद्ध करता है। और वहां से क्या है, जो शिला माता है, कौन सी, शिला माता है, शिला माता की क्या लेके आता है, मूर्ति लेके आता है। शिला माता है उसकी क्या है, मूर्ति, वो केदार से लेके आता है। मूर्ति कहां से लेके आता है, केदार से लेके आता है। और उसे आमेर में क्या करवाता है, स्थापित करा होता है। जो कि कालांतर में क्या, आमेर के शासकों की क्या हो जाती है, इष्ट देवी हो जाती है। और इस जो मानसिंह है, मानसिंह की मूर्ति वो कहां पर होती है, एलिचपुर। एलिचपुर में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु, मानसिंह की मृत्यु। जहां कहां पर हो जाती है, एलिचपुर में हो जाती है। यदि हम इसके सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने क्या है, एक नगर बसाया था। कौन सा, मानपुरा, बिहार में। और एक दूसरा नगर बसाया था, वो कौन सा बसाया था, अकबर नगर, जिसे किस नाम से जाना जाता है, राजमहल के नाम से, जो कि कहां पर है, बंगाल में है। किलों का निर्माण करवाया था, कौन कौन से किले, एक रोहतासगढ़ का किला, आमेर का किला और जमवारामगढ़ का किला। कौन कौन से किले, रोहतासगढ़ का किला, आमेर का किला और जगव जो कौन सा, जमुआरामगढ़ का किला, उसका निर्माण करवाता है। फिर यदि मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में इसने एक भवानी शंकर मंदिर है उसका निर्माण करवाता है। कहां पर, वेकटपुर, बिहार। वेकटपुर बिहार में किस मंदिर का निर्माण करवाता है, भवानी शंकर मंदिर है उसका निर्माण करवाता है। महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है, कहां पर करवाता है, गया में करवाता है। राधा गोविंद मंदिर है, कौन सा, राधा गोविंद मंदिर है जिसका निर्माण है वो कहां पर करवाता है, वृंदावन में करवाता है। एक मंदिर है जिसका क्या नाम है, वो कौन सा है, जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा, जगत शिरोमणि मंदिर, जो कि कहां पर है, आमेर में है। इस मंदिर का निर्माण है वो इनकी एक रानी थी जिसका नाम क्या था, कनकावती था। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाता है। किसकी याद में, जगत सिंह की याद में करवाते हैं। ये जो मंदिर है वो मुगल राजपूत शैली है उसमें बना हुआ है। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है, तो जो मूर्ति है श्री कृष्ण की वो वही मूर्ति है जो कि रणथंभौर में, यानी सॉरी, जो चित्तौड़ में कौन पूजती थी, मीराबाई पूजती थी। और ये जो जगत सिंह था वो बंगाल अभियान में क्या है, लड़ता हुआ मारा जाता है। यहाँ तक है, हमने पिछले सेशन में देखा था। आगे देखते हैं। मानसिंह के जो दरबारी विद्वान है, दरबारी विद्वान किसके हैं, मानसिंह के। पहला कौन है, पुंडरीक विठल। पुंडरीक
विठल। ये जो पुंडरीक विठल है, इसने एक पुस्तकें कौन कौन सी लिखी थी? एक तो राग माला, पहली पुस्तक है वो राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, नर्तन निर्णय। ये पुस्तक है वो किसकी है? पुंडरीक विठल की है। कौन कौन सी है? रागमाला है, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। ये पुस्तक है वो किसने लिखी थी? पुंडरीक विठल ने लिखी थी। एक था मुरारी दान। अगला जो दरबारी विद्वान था वो कौन था? मुरारी दान। मुरारी दान है, मुरारी दान ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? मान प्रकाश। मान प्रकाश पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? वो है मुरारी दान है, जो कि क्या थे? मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। फिर अगला था वो कौन था? जगन्नाथ। ये जो जगन्नाथ था, जगन्नाथ ने लिखी थी मानसिंह कृति मुक्तावली। जगन्नाथ की पुस्तक है, उसका क्या नाम है? मानसिंह, मानसिंह कृति मुक्तावली। मानसिंह कृति मुक्तावली है, उसके जो लेखक है वो कौन है? जो जगन्नाथ है। तो जो तीन दरबारी विद्वान थे कौन कौन से देखे? एक पुंडरीक विठल। पुंडरीक जो विठल है, पुंडरीक विठल ने लिखी थी रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन नर्तन निर्णय। कौन सी? नर्तन निर्णय। ये किसकी चारों पुस्तक वो पुंडरीक विठल की है। फिर मुरारी दान ने क्या लिखी थी? मान प्रकाश लिखी थी। मान प्रकाश किसने? मुरारी दान ने। और जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ ने क्या लिखी थी? मानसिंह कृति मुक्तावली, मानसिंह कृति मुक्तावली। फिर मानसिंह के बाद में अगला जो शासक है वो कौन बनता है? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन बनता है? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा सिंह 1621 से लेके 1667 तक का जो टाइम पीरियड है, 1621 से लेके 1667, कब? 1621 से लेके 1667 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? मिर्जा राजा जयसिंह का है। किसका है? मिर्जा राजा जयसिंह का है। सबसे लंबा जो शासनकाल है, ये सबसे लंबा, सबसे लंबा शासनकाल है, सबसे लंबा शासनकाल है वो किसका है? मिर्जा राजा जयसिंह का है। और यदि हम देखें कि सर्वाधिक मुगल बादशाहों के साथ जो काम करता है वो कौन करता है? सवाई जयसिंह। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह का तो सबसे लंबा शासनकाल है, और जो सवाई जयसिंह है वो क्या करता है? सर्वाधिक मुगल बादशाह यानी कि 7 मुगल बादशाहों के साथ क्या करता है? कार्य करता है। फिर ये जो किसके, जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसके समय कौन? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके समकालीन कौन कौन थे? समकालीन मुगल बादशाह। समकालीन मुगल बादशाह की यदि हम बात करें तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये क्या थे? इसके समकालीन क्या है? मुगल बादशाह थे। फिर इसने जो जहांगीर है, जहांगीर इसे अहमदनगर भेजता है, और अहमदनगर में किसके खिलाफ? मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है। कौन? जहांगीर। जहांगीर ने इसे अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है। जहांगीर से क्या भेजता है? अहमदनगर का जो मलिक अंबर है उसके खिलाफ भेजता है। और जो शाहजहां है, कौन? शाहजहां है, जो इसे किसकी? मिर्जा राजा की उपाधि देता है।
मिर्जा राजा है, ये क्या इसकी जय सिंह की क्या उपाधि है जो इसे कौन देता है, शाहजहां देता है, और एक अभियान पे भेजता है, कौन सा, कांधार का अभियान, कांधार के अभियान में किसे भेजता है, कौन भेजता है, शाहजहां। तो शाहजहां शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा, सॉरी, मिर्जा राजा की उपाधि उपाधि देता है तथा इसे कंधार अभियान, शाहजहां है वो इसे मिर्जा राजा की उपाधि देता है और कहाँ भेजता है, कांधार अभियान पे भेजता है। ये जो राज जय सिंह है, ये मुगल उत्तराधिकार जो संघर्ष होता है, कौन सा, जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है उसमें भी क्या लेता है, भाग लेता है। तो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष संघर्ष में भाग लेता है। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें क्या है, ये भाग लेता है, किसके साथ, ये जो सबसे पहले जो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है 1658 में, कौन सा, बहादुरगढ़ का युद्ध 1658 में, बहादुरगढ़ का युद्ध जो 1658 में होता है, उसमें ये क्या करता है, युद्ध होता है दारा और सूजा के मध्य, किसके मध्य, दारा वर्सेज सूजा के मध्य बहादुरगढ़ का युद्ध 1658 में। इसमें मिर्जा राजा है वो सेनापति बनकर जाता है, किसकी तरफ से, और क्या युद्ध में क्या है, जीतता है, ये क्या है, युद्ध में जीतता है। उसके बाद जो बहादुरगढ़ का युद्ध होता है, सॉरी, बहादुरगढ़ का युद्ध होता है 1658 में। ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है, ये किसकी तरफ से, इसका सेनापति, किसका, दारा का सेनापति बनता है, दारा का क्या बनता है, सेनापति बनता है, और क्या हो जाता है, जीत जाता है, क्या हो जाता है, दारा का सेनापति बनता है और जीतता है। फिर जो सामूगढ़ का युद्ध होता है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में ये औरंगजेब की तरफ हो जाता है, कौन से युद्ध के बाद में, सामूगढ़ के युद्ध के बाद, सामूगढ़ के युद्ध के बाद यह औरंगजेब की तरफ मिल जाता है, किसकी ओर मिल जाता है, सामूगढ़ के युद्ध के बाद में ये क्या औरंगजेब की तरफ है वो मिल जाता है। उसके बाद अगला जो युद्ध होता है मुगल उत्तराधिकार का, वो होता है दोराई का युद्ध 1659 में, कौन सा युद्ध, दोराई का युद्ध 1659 में, दोराई का युद्ध है वो 1659 में होता है, किसके मध्य, दारा और औरंगजेब के मध्य, दारा वर्सेज औरंगजेब। ये किसकी तरफ से लड़ता है जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह है वो किसकी तरफ से लड़ता है, दारा की तरफ से क्या है, लड़ता है। और जो औरंगजेब है, ये क्या है, दारा की तरफ से लड़ता है, औरंगजेब इससे क्या खुश होता है, और इस युद्ध में किसकी विजय होती है, औरंगजेब है वो क्या हो जाता है, जीत जाता है। जीत के बाद औरंगजेब है वो इसे किसके खिलाफ भेजता है, औरंगजेब इसे शिवाजी के खिलाफ भेजता है। तो औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा जयसिंह को कहां पर भेजता है, मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ भेजता है।
ये क्या है, शिवाजी के खिलाफ भेजता है और मिर्जा राजा जयसिंह है वो क्या करता है, फिर शिवाजी के साथ एक संधि करता है, जिस संधि का नाम क्या है, पुरंदर की संधि। तो एक संधि होती है कौन सी, पुरंदर की संधि कब होती है, 1665 में। 1665 में एक संधि होती है जिसका नाम क्या है, पुरंदर की संधि होती है। किस किस के मध्य होती है ये संधि, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह। किस किस के मध्य होती है, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह है उसके मध्य क्या होती है, ये संधि होती है। इस संधि के तहत वो शिवाजी क्या है, जो मुगलों के जो मुगल जो दरबार है वहां पर, और आगरा आगरा में क्या है, शिवाजी है वो आने की क्या दे देता है कि भाई वो आगरा के दरबार में क्या होगा, पेश होगा। और साथ ही जो औरंगजेब है, औरंगजेब को क्या है, टैक्स भी देगा, कौन, शिवाजी। शिवाजी क्या औरंगजेब को क्या देगा, टैक्स देगा। संधि के तहत है वो शिवाजी आगरा के किले में आता है, जहां पर शिवाजी को क्या कर ले देते हैं, औरंगजेब है वो गिरफ्तार कर लेता है और उसे क्या है, कालकोठरी है उसमें क्या है, डाल देता है। उसके बाद शिवाजी और शिवाजी का जो बेटा था उसे क्या है, उसके अंदर रखते हैं। उसके बाद जब ये बात मिर्जा राजा जयसिंह को पता चलती है तो वो अपना जो उसमें जो राजकुमार था, कौन, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह है उसकी क्या सहायता से उसे औरंगजेब की क्या चुंगल से मुक्त करवाता है। जब ये जो बात है, एक इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब वो शिवाजी है वो क्या है, बीमार होने के वो क्या करता है, ढोंग करता है और एकदम से क्या है, वो मरने की अवस्था में आ जाता है। फिर औरंगजेब के पास सूचना पहुंचाई जाती है, औरंगजेब है वो क्या करता है, उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछता है। तो शिवाजी क्या कहता है कि मैं जो आमेर की जो जनता है उसको क्या है, फल वगैरह है, मिठाई वगैरह, कपड़े वगैरह वो बांटना चाहता हूँ। तो क्या है, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उनमें क्या है, मिठाई वगैरह है, फल वगैरह वो डाल के ले जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, चलती रहती है। और ऐसे बताते हैं कि एक दिन शिवाजी है वो क्या है, उन्हीं फलों के बीच में छुपकर, जो फलों के जो मर्त भांड बनाए जाते हैं उनमें छुपकर वो क्या है, बाहर चले जाते हैं और वहां से क्या है, निकल जाते हैं। तो एक जो इटली का जो इतिहासकार था, ये जो संधि होती है पुरंदर की संधि, इस तरीके से क्या है, मिर्जा राजा जयसिंह है वो क्या है, शिवाजी को मुगलों के जो चुंगल है उससे क्या करवाता है, मुक्त करवाता है। लेकिन जो पुरंदर की संधि है इसकी एक जानकारी देता है, कौन सा, निकोली मनुची, निकोलस मनुची, कहाँ का था, इटली का था। संधि की जानकारी कौन देता है, जानकारी देता है वो कौन देता है, निकोलस, निकोलो मनुची। निकोलो जो मनुची है कहाँ का था, इटली का था, इटली का था। वो क्या है, इस संधि की क्या देता है, जानकारी देता है। फिर जो बुरहानपुर है, कहां पर, बुरहानपुर, बुरहानपुर में क्या हो जाती है, मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, मिर्जा राजा जयसिंह की, किसकी, मिर्जा राजा जयसिंह है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जयसिंह में हमने मिर्जा राजा जयसिंह है उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद जयसिंह की क्या देखते हैं हम, सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, यदि हम सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करें तो इसने एक शहर बसाया था, कौन सा, जयसिंहपुरा नगर। कौन सा नगर, जयसिंहपुरा नगर बसाया था, जयसिंहपुरा नगर कहां पर बसाया था, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जयसिंहपुरा नगर है वो बसाता है। साथ ही जो आमेर में जो जयगढ़ का किला है उसका क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। तो आमेर में जयगढ़ के किले का निर्माण करवाता है, कौन से किले का, जयगढ़ का जो किला है उसका निर्माण करवाता है। ये जो जयगढ़ का जो किला है
ये किस स्थान पर बना हुआ है? स्थान की यदि हम बात करें तो चील का टोला किस स्थान पर बना है? चील का जो टोला है उस स्थान पर क्या है ये बना हुआ है। जो जयगढ़ है वो क्या है? आमेर के जो शासक थे उनकी क्या है? संकटकालीन राजधानी। ये जो जयगढ़ का जो किला है ये क्या है? आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी। आमेर के शासकों की संकटकालीन राजधानी। कौन सी राजधानी है? संकटकालीन राजधानी है वो कौन सी है? जयगढ़ है। जयगढ़ का किला है वो है। फिर यदि हम इसके दरबारी विद्वानों की बात करें, दरबारी विद्वान इससे पहले क्या है? सांस्कृतिक उपलब्धियों में इसने जयसिंहपुरा नगर है महाराष्ट्र में वो बसाया था। आमेर में जयगढ़ का किला है उसका निर्माण करवाता है जो कि कौन से स्थान पर? किले का जो टोला है उस स्थान पर क्या है ये जयगढ़ का किला है वो बना हुआ है। आमेर के जो शासक थे उनकी क्या है ये संकटकालीन राजधानी है। यदि हम इनके दरबारी विद्वान है उनकी बात करें तो पहला एक दरबारी विद्वान है, पहला उसका क्या नाम है? बिहारी। बिहारी जी। बिहारी जी है। इन्होंने क्या लिखी थी? इन्होंने लिखी थी बिहारी सतसई। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई है उसके लेखक है वो कौन है? बिहारी जी है। अगला जो दरबारी विद्वान है वो कौन है? राय कवि। राय कवि है उसने क्या लिखी थी? जयसिंह चरित्र। राय कवि। राय कवि ने कौन सी लिखी है? जयसिंह चरित्र। जयसिंह चरित्र के लेखक वो कौन है? राय कवि है। उसके बाद एक था कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ये बिहारी जी के क्या थे? भाणजे थे। और इन्होंने क्या है 52 पुस्तकें लिखी थी। क्या इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी? इन पुस्तकों में मिर्जा राजा जो जयसिंह है उसके दक्षिण अभियान की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो अगला दरबारी विद्वान है वो कौन था? कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र। ये जो कुलपति मिश्र है ये क्या थे? बिहारी जी के क्या थे? भाणजे थे। सॉरी बिहारी जी का क्या था? भतीजा था। बिहारी जी के नहीं, सॉरी बिहारी जी का ये भाणजा ही था। कौन? कुलपति मिश्र। बिहारी जी के भाणजे थे। इन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी? 52 पुस्तकें लिखी थी। जिसमें जो जयसिंह है, जयसिंह के दक्षिणी भारत अभियान की क्या जानकारी मिलती है? दक्षिणी भारत अभियान की जानकारी मिलती है। कुलपति मिश्र है जो कि बिहारी जी के भाणजे थे। और इन्होंने क्या 52 पुस्तकें लिखी थी। ये जो 52 पुस्तकें हैं ये मिर्जा राजा जयसिंह है उसके जो दक्षिण अभियान है उसकी क्या देते हैं? जानकारी देते हैं। और मिर्जा राजा जयसिंह है उसके बाद जो शासक है वो कौन बनता है? इनका बेटा था जिसका नाम क्या था? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह है वो क्या बनता है? राजा बनता है। तो अगला जो शासक आता है वो कौन है? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। ये जो सवाई जयसिंह है इनके यदि हम शासनकाल की बात करें तो 1700 से लेके 1743 यानी कि 1700 से लेके 1743 का जो टाइम पीरियड है वो किसका है? सवाई जयसिंह का है। इसने 7 मुगल बादशाहों की किसकी? 7 मुगल बादशाहों के साथ क्या किया था? कार्य किया था। यानी कि कितने? 7 बादशाहों के साथ कार्य किया। 7 बादशाह हैं उनके साथ कार्य करने वाला कौन है? वो सवाई जयसिंह है। फिर जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है कौन सा? मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें ये क्या है? मुअज्जम के खिलाफ आजम की क्या करता है? आजम का क्या देता है? साथ देता है। यानी कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष संघर्ष में
मुअज्जम के खिलाफ आजम की सहायता करता है। मुअज्जम के खिलाफ किसकी सहायता करता है ये? आजम की सहायता करता है। किसमें? जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें होता है। अतः जो मुअज्जम होता है, मुअज्जम क्या है, इसे हटाकर इसका जो भाई था मुगल, जो मुअज्जम है वो इसे क्या है, पद शासक शासक जो सॉरी मुअज्जम है वो इसे क्या है, अपने इसके पद से हटा देता है और इसका भाई था विजय सिंह उसे क्या बनाता है, आमेर का राजा बनाता है। युद्ध में क्या है, ये आजम की सहायता करता है, लेकिन आजम है वो क्या है, हार जाता है और मुअज्जम वो जीत जाता है। तो मुअज्जम इसे क्या करता है, पद से हटा देता है। मुअज्जम ने इसे हटाकर आमेर की गद्दी पर आमेर की गद्दी पर किसे बैठाता है? इसका छोटा भाई था जिसका नाम क्या है, विजय सिंह। छोटा भाई है विजय सिंह, विजय सिंह को क्या बना देता है, आमेर का जो क्या बना देता है, राजा बना देता है। और आमेर का क्या नाम बदल देता है, आमेर का नाम बदलकर आमेर का नाम बदलकर क्या कर देता है, मुहम्मदाबाद बादिया क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद कर देता है। आमिर का नाम बदल कर क्या कर देता है, मोहम्मदाबाद कर देता है। मुअज्जम जीत जाता है, जीतने के बाद में वो क्या करता है, उसे स्वाई जयसिंह है उसे क्या अपने उसके पद से हटा देता है। पद से हटाने के बाद में और जो इसका जो छोटा भाई था जिसका नाम क्या था, विजय सिंह, विजय सिंह को क्या बना देता है, आमेर की गद्दी पर बैठा देता है, राजा बना देता है। आमेर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद या इस्लामाबाद, मोहम्मदाबाद या इस्लामाबाद है वो क्या कर देता, आमेर का नाम कर देता। फिर 1708 में क्या होता है, देबारी समझौता होता है। 1708 में देबारी समझौता होता है। ये जो देबारी समझौता होता है उसमें कौन है, ये सवाई जयसिंह है वो क्या है, शामिल होता है। और देबारी समझौते के तहत एक युद्ध होता है, सांबर का युद्ध। सांबर का युद्ध कब होता है, 1709 में। 1709 में देबारी समझौता, 1708 में देबारी समझौता होता है, 1709 में क्या है, सांबर का युद्ध होता है। सवाई जयसिंह और अजीत सिंह की जो संयुक्त सेना है, दोनों की संयुक्त सेना है, उसने क्या है, मुगल जो सेनापति था जिसका क्या नाम था, सैयद हुसैन, सैयद हुसैन को क्या है, हरा देता है। कौन, सांबर के युद्ध में, जो कब होता है, 1709 में होता है। सवाई जय सिंह की सेना और अजीत सिंह की जो सेना है, दोनों सेना यानी कि आमेर की और जोधपुर की जो सेना है, संयुक्त रूप से उन्होंने क्या है, मुगल सेनापति था जिसका क्या नाम था, सैयद हुसैन था, सैयद हुसैन को क्या करती है, हराती है। तो एक तो किसकी हो गई, सवाई जयसिंह, ये तो कहां के थे, आमेर के थे, तथा अजीत सिंह जोधपुर, इनकी संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन, सैयद हुसैन को क्या है, हरा दिया। सैयद हुसैन को कहां पर, जो सांबर का युद्ध होता है उसमें हरा देते हैं। और जो सांबर झील है, फिर जो सांबर झील है, सांबर झील का जो राजस्व है वो क्या है, सवाई जयसिंह, आमेर और जोधपुर, ये दोनों है क्या, किसका, सांबर झील का जो राजस्व है वो भी क्या है, इन दोनों के पास क्या आ जाता है। सांबर का युद्ध जीतने के बाद सांबर झील है उसका जो अधिकार है वो क्या इन दोनों के ऊपर आ जाता है। फिर जो बूंदी का एक शासक था, कौन, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में
बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में उमेद सिंह के खिलाफ किसकी, दलेल सिंह की भी क्या सहायता करता है, कौन, सवाई जय सिंह। तो बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में, किसमें, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में क्या होता है कि जो उमेद सिंह है, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष में उमेद सिंह के खिलाफ, उमेद सिंह के खिलाफ किसकी, दलेल सिंह की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, दलेल सिंह की सहायता करता है। किसमें, बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष है उसमें उमेद सिंह के खिलाफ किसकी सहायता करता है, दलेल सिंह है उसकी क्या करता है, सहायता करता है। फिर भरतपुर में जो मोहम्मद सिंह है, मोहम्मद भरत सिंह के मोहकम सिंह, भरतपुर के मोहकम सिंह के खिलाफ किसकी, बदन सिंह की सहायता करता है। किसकी, भरतपुर के मोहकम सिंह। मोहकम सिंह भरतपुर के जो मोहकम सिंह है उसके खिलाफ किसकी सहायता करता है, खिलाफ बदन सिंह की। कौन, मिर्जा राजा जयसिंह है वो। फिर जो बदन सिंह है, बदन सिंह को डीग की जागुर, ये जो सवाई जयसिंह है वो बदन सिंह है, बदन सिंह को क्या देता है, एक तो डीग की जागीर देता है, साथ ही जो ब्रिजराज है उसकी क्या देता है, उपाधि देता है। ये पूछी हुई है कि सवाई जयसिंह है वो बदन सिंह को कौन सी जागीर देता है, बदन सिंह को, बदन सिंह को कौन सी, डीग की जागीर तथा ब्रिजराज की उपाधि देता है। एक तो डीग की जागीर दी जाती है बदन सिंह को, और क्या दी जाती है, ब्रिजराज है उसकी क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है। फिर जो मोहम्मद शाह रंगीला था, कौन, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला है, वो क्या करता है, सवाई जयसिंह है उसे राज राजेश्वर की क्या देता है, उपाधि देता है। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे राज, इसे जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो कौन सी उपाधि देता है, राज राजेश्वर की उपाधि। कौन सी उपाधि, इसे राज राज राजेश्वर की क्या देता है, उपाधि। कौन, मोहम्मद शाह रंगीला है वो सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर है उसकी क्या देता है, उपाधि देता है। एक ही इसी में देखते हैं कि जो अभय सिंह है, कौन, अभय सिंह मारवाड़, और जो जो जोरावर सिंह है, जोरावर सिंह आगा था बीकानेर का था, उसके मध्य एक युद्ध होता है कब, 1741 में। कौन सा, गगवाना का युद्ध, गगवाना का युद्ध कब होता है, 17, गगवाना का जो युद्ध होता है वो 1741 में होता है। 1741 ईस्वी में कौन सा, गगवाना का युद्ध होता है। किस किस के मध्य, अभय सिंह मारवाड़ के और जोरावर सिंह कहां का था, बीकानेर का था। अभय सिंह कहां का था, मारवाड़ का, और जोरावर सिंह, वो जोरावर सिंह है वो कहां का था, बीकानेर का था। जोरावर सिंह है वो कहां का था, बीकानेर का था। इसमें जो सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह ने जोरावर सिंह की क्या की थी, सहायता की थी, और अभय सिंह है वो क्या हो जाता है इसमें, मारा हार जाता है। तो इसमें किसकी सहायता करता है, ये सहायता करता है, और ये क्या हो जाता है, जीत जाता है। कौन, जोरावर सिंह जीत जाता है, और अभय सिंह है वो क्या इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है, हार
जाता है। कौन? अभय सिंह हार जाता है और जोरावर सिंह है वो क्या हो जाता है? जीत जाता है। फिर ये जो जयसिंह था, जयसिंह को 3 बार कहा मालवा का गवर्नर बनाते हैं। कौन? जयसिंह है। जयसिंह अपने जो शासन काल में कितनी बार? 3 बार मालवा का क्या बनता है? गवर्नर बनता है। तो जयसिंह अपने शासन काल में जयसिंह को 3 बार मालवा का क्या बनाया जाता है? गवर्नर बनाया जाता है। इधर मालवा है, मालवा पर किसका जो निशाने थे? मालवा के ऊपर नजर थी किसकी? मराठाओं की। तो जयसिंह और मराठाओं के बीच क्या होता है? इसमें युद्ध होता है। मालवा को लेकर सवाई जयसिंह और मराठा मराठाओं के बीच क्या होते हैं? युद्ध होते हैं। 3 युद्ध होते हैं। पहला पीपलुद का युद्ध कब? 1715 में। पहला जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? पीपलुद का युद्ध। पीपलुद का युद्ध कब होता है? 1715 में। किस किस के मध्य? जयसिंह और मराठाओं के बीच होता है, जिसमें विन कौन होता है? जयसिंह है वो क्या हो जाता है? इसमें जीत जाता है। सवाई जयसिंह है वो, उसकी क्या हो जाती है? इसमें जीत होती है। कौन से युद्ध में? पीपलोद के युद्ध में। उसके बाद अगला जो युद्ध होता है वो कौन सा होता है? मंदसौर का युद्ध। कौन सा? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध कब होता है? 1733 में होता है और इसमें पासा पलट जाता है और जीत किसकी होती है? मराठों की होती है। मराठों की होती है। फिर इसके बाद अगला जो युद्ध है, अगला जो युद्ध है वो कौन सा होता है? रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध कब होता है? 1735 में। जब 1734 का हुडा सम्मेलन होता है तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि रामपुरा में क्या है, ये जो शासक है वो संयुक्त रूप से किसके करें? जो राजस्थान के जो शासक है वो संयुक्त रूप से मिलकर के इस पर मराठाओं का मुकाबला करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या सवाई जयसिंह है वो अकेला ही जाता है और शासक है वो आपसी मतभेद की वजह से युद्ध में शामिल होने नहीं जाते हैं। तो ये जो रामपुरा का युद्ध है इसमें भी किसकी जीत होती है? मराठाओं के द्वारा इसे बुरी तरीके से पीटा जाता है और इसमें जो सवाई जयसिंह है उसकी क्या होती है? हार होती है। फिर उसके बाद एक समझौता होता है। कौन सा? धौलपुर समझौता। कब? 1741 का धौलपुर समझौता 1741। ये जो धौलपुर समझौता है वो किसके मध्य होता है? सवाई जयसिंह और एक मराठा पेशवा था जिसका क्या नाम था? बालाजी बाजीराव। किसके मध्य? सवाई जयसिंह वर्सेज बालाजी बाजीराव, जो कि क्या था? मराठा पेशवा था। कौन? बालाजी बाजीराव। धौलपुर समझौता होता है, धौलपुर में ही होता है और इसके तहत वो क्या है, जो मुगल हैं, जब ये जो मालवा के जो ये 3 युद्ध होते हैं इनमें क्या है, ये भी किसकी तरफ से लड़ता है? जयसिंह वो मुगलों की तरफ से लड़ता है। तो जो मुगल हैं वो क्या है, इन युद्धों में जीतने के बाद में मुगल हैं वो क्या करते हैं, जो मोहम्मद शाह रंगीला उसमें मुगल बादशाह होता है उसके पास दिल्ली में क्या टैक्स वसूलने के लिए आ जाते हैं। दिल्ली पर क्या डायरेक्ट टैक्स वसूलने के अलावा टैक्स लेने के लिए क्या है, आ जाते हैं। तो जो मोहम्मद शाह रंगीला है वो क्या है, इसे अपना क्या अपमान समझता है और जो अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे बचाने के लिए क्या करता है, एक सवाई जयसिंह है उसे धौलपुर मुगलों के साथ क्या है, सॉरी मराठों के साथ क्या है, एक समझौता करने के लिए भेजता है। तो धौलपुर में क्या है, एक समझौता होता है कब? 1741 में। कौन? सवाई जयसिंह और बालाजी बाजीराव करते हैं। इस समझौते के तहत जो मुगलों की तरफ से प्रतिनिधि है वो मोहम्मद शाह रंगीला वो किसे भेजता है? सवाई जयसिंह को भेजता है। तो इस समझौते में प्रतिनिधि है, किसका प्रतिनिधि होता है? मुगलों का। मुगलों का प्रतिनिधि वो कौन होता है? सवाई जयसिंह।
और इसमें जो बादशाह था वो कौन था? बादशाह वो कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वो क्या होता है, मुगल बादशाह होता है। और इसमें क्या है, समझौते के तहत ये डिसाइड होता है कि मराठे हैं वो क्या है, दिल्ली से टैक्स वसूलने नहीं आएंगे। बाकायदा दिल्ली है वो क्या है, स्वयं ही क्या है, मराठों के पास क्या है, टैक्स है वो पहुंचा दिया करेंगी। आज की क्लास है वो यहीं पे होती है, इससे आगे पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।